हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में। और एनिमल किंगडम में अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। और आज हम बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं जस्ट फर्स्ट फाइलम, जिसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पॉरीफेरा फाइलम की। पॉरीफेरा सभी लोगों को पता है कि एनिमल किंगडम का सबसे पुराना जो फाइलम है वो कौन सा है? पॉरीफेरा है। ठीक है, मैं इसको क्या नाम दूंगा? मैं बोलूँगा कि सर ये मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम है। किसका? एनिमल किंगडम का, ऑफ एनिमल किंगडम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर जब मैंने मोस्ट प्रिमिटिव डाल दिया तो सबसे पुराना फाइलम चाहे किसी का भी हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे किसी का भी हो, उसकी उत्पत्ति होगी कहाँ से? वाटर से होगी। ठीक है ना, तो ये पानी में रहने वाले क्या है? फाइलम है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम दूसरा नाम देते हैं, ये एक्वाटिक फाइलम है। नाम नहीं दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है? एक्वाटिक फाइलम। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये लोग एक्वाटिक फाइलम वाले हैं, यानी सबसे पुराने हैं। और पुराने हैं इसलिए कहाँ रहेंगे? पानी में रहेंगे। अब पानी सर दो तरीके का होता है। सर दो तरीके का मतलब, एक तो खारा पानी होता है, खारा मतलब मरीन वाटर, है ना, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर, है ना। सिंपल, पानी के अंदर यदि नमक घुला है तो उसी को हम मरीन वाटर बोलेंगे, और पानी अगर बिना नमक के है तो उसको हम फ्रेश वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो जो एक्वाटिक फाइलम होते हैं, देखिए ज़्यादातर कैसे होंगे? मरीन वाटर वाले होंगे। ठीक है ना, मोस्ट मरीन वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर वाले कैसे होंगे? कितने होंगे? बहुत कम। ठीक है ना, तो ये बहुत कम होंगे। यहाँ पे फ्यू लिखना था मुझे, सॉरी। फ्यू जो होंगे फ्रेश वाटर के होंगे। फ्रेश वाटर का आपको एक एग्जांपल मिलेगा, इसका नाम है स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर का फाइलम होता है पॉरीफेरा। ठीक है ना, यानी अगर आपसे बोल दे कि ये बताइए फ्रेश वाटर में रहने वाला पॉरीफेरा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? स्पॉन्जिला। ठीक है, मेनली आपको इतनी बात समझ ली है कि ये सबसे प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव है इसलिए कहाँ रहेगा? ये पानी में रहेगा। पानी दो प्रकार का होगा, या तो नमक वाला या तो बिना नमक वाला। ज़्यादातर ये कहाँ रहेंगे? नमक वाले में। इसका कारण भी है ना, क्योंकि जब शुरुआत की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआती उत्पत्ति तो समुद्र ही तो था, मतलब धरती पे क्या था? समुद्र था। और जो ये एनिमल की उत्पत्ति मानी जाती है वो समुद्रों में मानी जाती है। ठीक है ना, जो सबसे पुराने यानी सबसे प्राचीन जो जानवर रहे हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे हैं, उनकी उत्पत्ति पानी से मानी जाती है। और पानी मतलब समुद्र से मानी जाती है। तो समुद्र मतलब मैरीन वाटर, तो ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाएंगे? मरीन वाटर में। क्लियर है? बिल्कुल। तो इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी कि पॉरीफेरा मतलब मोस्ट प्रिमिटिव एंड एक्वाटिक फाइलम। इसके अलावा तीसरी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या सर? कि ये सर पोर इनके पास होता है ना, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? इनके पास पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं इनके बॉडी के अंदर। यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पोर्स मौजूद होता है ना। ये तो सबसे पहले भी हम जानते हैं। पॉरीफेरा में जो पोर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? पोर्स के कारण। ठीक है ना, आएगा समझ में। और इन्हीं पॉरीफेरास को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्पॉन्जेस भी इनके पोर्स के कारण ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखेंगे। सबसे पहली क्या? पॉरीफेरा के बारे में, मोस्ट प्रिमिटिव है, पानी में रहते हैं, और पोर्स होते हैं इनके पास। ठीक, बिल्कुल। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कैसे सर? यानी हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले ही बहुत कुछ इनके बारे में जान लिया। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं पूछूं कि इनकी सिमेट्री कैसे होती है, सिमेट्री कैसी होती है बता सकते हैं? सर ये एसिमेट्रिक होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी तो पढ़ ली थी ना, ये एसिमेट्रिक होते हैं। दैट मीन्स इनको किधर से भी काटो कभी भी दो बराबर भागों में कटने वाले नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? सर ये एक्चुअल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वाले लेवल पे आते हैं, यानी स्मॉल लेवल पे ये चल रहे होते हैं। पूरे एनिमल किंगडम का सबसे स्मॉल लेवल पॉरीफेरा फाइलम है ना। और सबसे स्मॉल मतलब सेलुलर लेवल, कैसा? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। क्या इनमें टिश्यू बन पाते हैं? नहीं। टिश्यू बनने के लिए क्या चाहिए? दो सेल्स के बीच में या ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड से। तो वो इंटरसेलुलर फ्लूइड मौजूद ही नहीं होता इनके बीच में, इसीलिए ये क्या नहीं बना पाते? टिश्यू नहीं बना पाते, और इसलिए इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, ना ही ऑर्गन सिस्टम। तीसरे नंबर पे आए तो हम लोग जानते हैं तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है हमारे पास? बताइए, बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई हमने। जैसे चलिए सीलम देख लेते हैं। सीलोम का क्या स्थिति है? क्या ये सिलोमेटिक होते हैं? क्या ये पॉरीफेरास जो होते हैं सिलोमेटिक होते हैं? सिलोमेटिक का मतलब क्या मतलब है? सिलोमेटिक का कि सर सिलोमेटिक होने का अर्थ यह है कि क्या इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, और वो भी एलिमेंट्री कैनाल क्या मेसोडर्म से लाइंड होता है, और इनकी जो बॉडी वॉल होती है क्या वो भी मेसोडर्म से लाइंड होती है? यही तो होता है सीलोम का प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऑर्गन क्या है सीलोमेटिक है, तो सीलोमेटिक होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि उसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो एलिमेंट्री कैनाल होनी चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल होनी चाहिए। और वो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होनी चाहिए? मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, है ना। और फिर इधर बॉडी वॉल होनी चाहिए, और ये बॉडी वॉल भी किससे लाइंड होनी चाहिए? मेसोडर्म से, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो पॉरीफेरा है वो कैसे है? सिलोमेटिक है। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इनमें एलिमेंट्री कैनाल होता है? नहीं। मैं सिलोम पहले समझने से पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि इनका डाइजेशन कैसा होता है। इनका जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट भी बोलो, है ही नहीं, है कि नहीं है? यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी है ही नहीं इसमें। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ नो एलिमेंट्री कैनाल, यस और नो? नो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, ठीक है, नो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। तो जब एलिमेंट्री कैनाल वे नहीं है तो फिर लाइन कहाँ पे होगा? लाइनिंग होगी। तो जब लाइनिंग होगी नहीं तो यहाँ पे लाइनिंग होने का कोई अर्थ है? नहीं है। तो फिर सीलोम मौजूद होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम पहले ही जानते हैं कि क्या बात है कि भैया यहाँ पे ये कैसे होते हैं। चौथे नंबर पे अगर सीलोम की स्थिति देखी जाए तो सीलोम की स्थिति में एसिलोमेटिक होते हैं, है ना, एसिलोमेटिक होते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए नो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? सॉरी, एलिमेंट्री होगा, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। तो एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होता ही नहीं। बाकी ये कैसे होते हैं? एसिलोमेटिक। ये जो बातें हम लोगों ने पहले सीखी हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और देखिए ये जितनी भी बातें और धीरे धीरे आपको समझ में भी आएंगी, इसलिए मैं पहले और एक बार रिकॉग्नाइज करा देना चाहता हूँ ताकि जब आप आगे पढ़ें तो चीज़ें अपने आप सेंस में आती रहे, ठीक है। तो सिमेट्री हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सीलोम हो गया, और बताइए क्या? एक बार थोड़ा तेज बोलिए। गुड। जर्म लेयर। क्या इनमें जर्म लेयर पाई जाती है? नहीं। कितने टाइप की जर्म लेयर होती है? 3। सबसे पहला, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म, है ना। अगर ये तीनों लेयर पाई जाती हैं तो उस कंडीशन में हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 पाई जाती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, है ना। क्या इनमें किसी भी प्रकार की या ट्रिप्लोब्लास्टिक या तो डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं। नो जर्म लेयर प्रेजेंट, कोई जर्म लेयर नहीं पाई जाती है ना। नो जर्म लेयर प्रेजेंट, ठीक। और बता सकते हैं कोई प्रॉपर्टी? सिमेट्री हो गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सीलोम हो गया और जर्म लेयर हो गई, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखें जो हम लोगों ने पीछे से निकाल के रखी है। अब इन्हीं चीज़ों को हम बारी बारी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा को। अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जानते हैं क्या है पॉरीफेरा के बारे में। अब कहानी आती है कि आखिर कहानी मतलब जो पॉरीफेरा की है वो अंदर से कैसी दिख रही है या अंदर से क्या होती है ये जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा को। मेनली अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है आप सबको पता है, एक मटके के समान होती है ना, ऐसे ही होती है। अच्छा, इनके बारे में एक बात और लिख लीजिएगा पॉरीफेरा के बारे में कि ये बेचारे क्या होते हैं, चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव, इसलिए इनको सेसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेसाइल। ये एक जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जिस जगह पे मान लीजिए पत्थर वत्थर है, ठीक है ना, पानी के अंदर पत्थर वत्थर है, चट्टान वट्टान है, तो वहीं पे क्या होंगे, ये फिक्स होंगे, वहीं पे उगेंगे ये, ठीक है। तो मेनली जैसे कि प्लांट उगता है वैसे ही ये होते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या ये? एनिमल। चलिए समझते हैं कि अगर ये एनिमल है तो एनिमल के पास तो बहुत कुछ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, है कि नहीं है, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये लोग कैसे आखिर ये करते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझा जाए। चलिए समझते हैं हम लोग। तो मेनली अगर आप समझोगे तो कैसे समझोगे, ध्यान देना। तो इनके बॉडी के ऊपर, चलो इस लेयर को भी मिटाओ, सबसे पहले बॉडी को पकड़ते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इनके बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे, बॉडी के ऊपर तो ना छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं, पोर्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं। कितने छोटे छोटे? बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स के रास्ते पानी क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर जाता है। समझ पा रहे हैं? इन पोर्स के रास्ते पानी बॉडी के अंदर जाता है। इन पोर्स को हम नाम देते हैं एस्टियम। क्या नाम देते हैं? एस्टियम, ठीक है। ये एस्टियम क्या करता है, पानी को इनके बॉडी के अंदर लेके जाता है। डायरेक्टली बात करें, इतना ऊपर ऊपर बात करेंगे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। देखिए मेनली होता क्या है कि इनकी बॉडी के बारे में आप लोग इतना तो जानते हो कि कहानी में कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। साइड साइड से पोर्स आपको दिखाए थे मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे थे इसकी। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ऐसे पाइप टाइप में, ट्यूब टाइप में लगे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करके छोड़ दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे हमने बताया था कि ट्यूब टाइप में स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। ये क्यों ऐसा होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। तो ऐसा हर जगह लगा होता है, हाँ या ना। ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इनके रास्ते पानी क्या होगा, अंदर जाएगा। तो जिसके रास्ते जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टियम, ठीक है, या एस्टम भी बोल सकते हो। फिर इसके रास्ते पानी जाएगा, पानी बीच में आ गया। तो ये बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जोसेल। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसेल, है ना, ठीक है, स्पॉन्जोसेल। अब ये स्पॉन्जोसेल के अंदर पानी आ गया, तो क्या ये पानी स्पॉन्जोसेल में रहता है? क्या होगा, पानी एस्टम से पानी आया, कहाँ गया, स्पॉन्जोसेल में गया। कहाँ पे गया? स्पॉन्जोसेल में गया। स्पॉन्जोसेल से पानी फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, बाहर ना, यही तो चल रहा होता है इनके अंदर। तो इस जो गया है इसको हम लोग बोलते हैं, जिस रास्ते जाता है ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ये जाने वाला जो रास्ता है ऑस्कुलम, आया एस्टम, स्पॉन्जोसेल, ऑस्कुलम। यही होता है इसके अंदर, पूरा काम धाम तो यही होता है। पानी आता है छेद के रास्ते, अंदर गया, फिर अंदर से कहाँ चला गया, बाहर, ठीक है। आने का रास्ता एस्टियम, ठीक है, रुकने का रास्ता जहाँ पे इकट्ठा होगा स्पॉन्जोसेल, और जाने का रास्ता, है ना, क्लियर है, सोच पा रहे हैं यार। इसको ऑस्टम बोलेंगे, नॉट एस्टियम, ऑस्टम बोलो इसको, ठीक है। ऑस्टम ऑस्कुलम सही है अभी, ऑस्टम स्पॉन्जोसेल ऑस्कुलम, ऑस्टम स्पॉन्जोसेल ऑस्कुलम, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा फील करो इसको कि भैया ऑस्टम, फिर स्पॉन्जोसेल, फिर ऑस्कुलम, क्या चल रहा है, आ रहा है, फिर एक रास्ते से जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों मिलके एक पाथ बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये जो रास्ता है
इस रास्ते में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये रास्ता जो है एक नहर के तरीके से है, मतलब जैसे एक नहर बह रही है वैसे ही चल रहा है सिस्टम। पानी उधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है। पानी उधर से कहीं से, मान लीजिए नहर कहाँ से आती है, रिवर से आती है ना, तो रिवर से ही हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कैनाल को, कैसा नो, कैनाल बन जाता है और रिवर का जो पानी होता है इस कैनाल के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से ये इधर चला जाता है, रुकता नहीं है, ये चला जाता है कि नहीं है। रिवर से क्या होता है, ये आता है किसी कनेक्शन के थ्रू, मतलब यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया, तो अब पानी जो है नदी का वो क्या होगा, इस कैनाल के अंदर आएगा, फिर इस कैनाल से जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ तक मैंने कैनाल बनाया होगा वहाँ तक पानी जाएगा। सेम कहानी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। समुद्र का पानी इसके अंदर आ रहा है, फिर यहाँ से ये कहीं और चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, कैनाल जैसा सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैनाल सिस्टम, यानी पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम बना हुआ है। याद रखेंगे क्या बना हुआ है, किधर से, हाँ जितने भी पोर्स हैं हर पोर्स से जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में इसका क्या है, सही मायने में यही बॉडी स्ट्रक्चर आपको नजर है। जैसे ये फोन है, तो इस फोन को अगर आप पकड़ोगे तो सामने से जो दिखाई दे रहा है वो ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको काट दिया है और काट के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, आएगा समझ में, कट करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बस साइड साइड से जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे बॉडी के ऊपर इसके पोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं से भी जाएगा, जो बीच वाली जगह होती है उसको हम स्पॉन्जोसेल बोल रहे हैं, और उस बीच वाली जगह से पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो उसको हम लोग ऑस्टम बोल रहे हैं, ऑस्कुलम बोल रहे हैं। ऑस्टम आने वाला है, ऑस्कुलम जाने वाला है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। ये कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत सारा काम करता है। कौन, कैनाल सिस्टम, ध्यान देंगे, यहाँ पे बन गया कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये कैनाल सिस्टम क्या कर रहा होता है, बहुत सारा काम करता है। ये कैनाल सिस्टम बना कैसे सर, ऑस्टम, ऑस्टम के बाद फिर स्पॉन्जोसिल, और स्पॉन्जोसिल से फिर ऑस्कुलम, ऐसे ही बन गया ऑस्कुलम, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैनाल सिस्टम बनता है। अब ये कैनाल सिस्टम बोल तो रहा हूँ ना कि बहुत सारा काम करता है, किसके अंदर, पॉरीफेरा के अंदर। जैसे सबसे पहला काम कहाँ करता है सर, तो सबसे पहला काम तो ये करता है, यहाँ से समझिएगा, रेस्पिरेशन में। यानी कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में। आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना। सबसे पहला तो रेस्पिरेशन में, दूसरा एक्सक्रिएशन में, किसमें, एक्सक्रिएशन में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कैनाल सिस्टम एक्चुअल में हेल्प करेगा कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है ना, कैप्चर ऑफ फूड, खाने को पकड़ने में। चौथा रिप्रोडक्शन में, चौथा रिप्रोडक्शन में। तो चार तरीके से ये जो कैनाल सिस्टम है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया। अभी हम लोगों ने पॉरीफेरा थोड़ा सा पकड़ा, इतना जानते थे इसके पहले कि पानी आता है जाता है, रास्ता बता दिया, ऐसे आ रहा है जा रहा है, रुक रहा है जा रहा है, ठीक है। अब हमने बताया कि जब ये पूरा कहानी बन रहा है तो हमारे माइंड में ये चला कि भाई ये तो एक नहर जैसा काम कर रहा है, कि पानी नहर के अंदर आता है, फिर नहर से पानी कहीं चला जाता है। तो सेम टू सेम ये नहर जैसा सिस्टम बना रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया इस पूरे सिस्टम को कि ऑस्टम, स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम मिलके एक कैनाल सिस्टम बना रहे हैं। अब इस कैनाल सिस्टम के बनने से क्या फ़ायदा है, तो इस कैनाल सिस्टम के बनने से चार फायदे नज़र आ रहे हैं कि ये जो पॉरीफेरा है वो रेस्पिरेट कर सकता है, दैट मीन्स सांस ले सकता है इस कैनाल सिस्टम के द्वारा। दूसरी बात, यानी ये कैनाल सिस्टम दूसरा किस चीज़ में हेल्प करेगा, एक्सक्रिएशन में। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्चर ऑफ फूड, यानी यही कैनाल सिस्टम हमको क्या करेगा, हमारे पॉरीफेरा को खाना दिखाने में, या सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि खाना खिलाने में मदद करेगा। और चौथी बात की रिप्रोडक्शन में यही कैनाल सिस्टम हमारे इस पॉरीफेरा के लिए क्या हेल्प करेगा, नया एक और पॉरीफेरा जैसा या नया अपने जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करेगा। तो चार तरीके की हेल्प कर रहा है हमारा कैनाल सिस्टम। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि कैसे, बहुत सारे प्रश्न होंगे और उन सभी प्रश्नों में एक ही क्वेश्चन होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, वो होगा कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसे एक्सक्रिएशन, कैसे मतलब रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प कर रहा है कैनाल सिस्टम, एक्सक्रिएशन में कैसे कर रहा है, मतलब एक्सक्रिएशन में कैसे हेल्प कर रहा है कैनाल सिस्टम, कैप्चर ऑफ फूड में कैसे हेल्प कर रहा है कैनाल सिस्टम, रिप्रोडक्शन में कैसे कर रहा है ना। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे मन में उठनी चाहिए, मेरे मन में नहीं उठ रही है क्योंकि मुझे पता अगला क्या है, आपके मन में उठनी चाहिए क्या, कि ये जो पानी आया
यहाँ पे आया, भर गया, तो फिर भर के चला गया बाहर, तो आखिर बाहर कैसे जा रहा है? ये सालो आ रहा है या कि भूल गए आप? पिछली क्लास आप लोगों ने देखी थी, आया ना, जहाँ पे मैंने इस बारे में भी बताया था, थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा नहीं बताया था। आज पूरा डीप में समझना है ना, कि भाई यहाँ से पानी आता है, स्पॉन्जोसिल में इकट्ठा होता है, फिर स्पॉन्जोसिल से पानी कहाँ, ऑस्कुलम के रास्ते निकल गया ना, यानी ये बाहर वाला रास्ता है, बाहर वाले रास्ते से निकल गया। तो भाई यहाँ पे पानी आएगा, मतलब सपोज कर लो कि एक बर्तन के अंदर, ध्यान से समझना, छेद कर दो, ठीक है। छेद करने के बाद उसके मतलब छेद के रास्ते, उन पोर्स के रास्ते पानी उसके अंदर जाने दो, या किसी बाल्टी के अंदर उसको डुबाओ, तो पूरा का पूरा छेद के रास्ते पानी उसके अंदर भर जाएगा। पर क्या जो पानी है उसके अंदर का वो बाहर आएगा? नहीं आएगा, वो तो उसी के अंदर रहेगा ना, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उस क्या बोलते हैं, क्या लिया था मैंने, क्या लिया था? हाँ, बर्तन लिया था, ठीक, कंटेनर, मेरे माइंड में ग्लास चल रहा था। तो मैंने जो बर्तन लिया है, उस बर्तन के अंदर कहीं भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं कोई फिट किया है कि वो पानी को ऊपर भेजे, तो पानी ऊपर नहीं आएगा, पानी उसी कंटेनर के अंदर, उसी बर्तन के अंदर रह जाएगा, ठीक है ना, भले ही छेद है। वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी क्या होता है, बाहर जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरे को और डीप में समझना पड़ेगा, और डीप में समझना है तो चलिए पूरा समझ लेते हैं, ठीक है ना। यानी पूरे बॉडी, पॉलीफेरा की जो बॉडी होती है आखिर कैसी होती है, इसके बारे में सीधा सीधा समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इसको नोट करके साइड में रखे रहिएगा, एक एक पे टिक मारते जाइएगा, जब एक एक चीज़ें समझ में आएंगी तो धीरे धीरे चारों समझ में आ जाएंगे, खेल खत्म। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें, चलिए, मेनली होता क्या है कि कुछ इस तरीके की कहानी होती है। ये साइड में सेल है ऐसे, इस तरीके से इनका शेप बना होता है साइड साइड का। इस तरीके से, ठीक है। ये पॉलीफेरा की बॉडी का अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये इसकी आउटर लेयर है, ठीक है। ये इसकी क्या है, आउटर लेयर है। और आउटर लेयर को हम लोग नाम देते हैं पिनैकोडर्म, 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 ठीक है। सबसे आउटर वॉल या आउटर लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, पिनैकोडर्म। इस पिनैकोडर्म के अंदर दो तरीके के सेल आते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये खड़े खड़े हैं और दूसरे लेटे वाले हैं, ठीक है ना। तो मेनली जो ये खड़े खड़े हैं इनको हम लोग नाम देते हैं पिनैकोसाइट। क्या नाम देते हैं, पिनैकोसाइट, दिख रहा है, बिल्कुल। और ये जो लेटे हैं इनको हम लोग बोलते हैं पोरोसाइट। क्या बोलते हैं, पोरोसाइट। अब समझिएगा क्यों। मैंने बोला जो आउटर लेयर होती है वो दो, आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पिनैकोडर्म। यहाँ पे मैं आपसे लिख दे रहा हूँ, पिनैकोडर्म। और ये जो पिनैकोडर्म होती है वो मेनली दो तरीके के सेल से मिलकर बनी होती है। पहला पिनैकोसाइट और दूसरा पोरोसाइट। पोरोसाइट कैसे सेल होते हैं सर, पोरोसाइट वही सेल है जो पोर्स बना रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं, पोर्स। समझ पा रहे हैं। तो आउटर लेयर की वो सेल्स जो क्या कर रहे हैं, पोर्स का निर्माण कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कैसे सेल है, पोर्स बनाने वाले सेल है। देखिए इन्होंने क्या किया, ये छेद बनाया है ना। यहाँ भी देखिए इन्होंने ये गैप क्रिएट किया है कि नहीं है। यहाँ भी वही है ना, यहाँ भी वही है। तो मेनली
जो पोर्स क्रिएट करते हैं उनको हम पोरोसाइट बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे आउटर लेयर पिनाकोडर्म। अब इस आउटर लेयर के जस्ट बाद जाएंगे आप, ठीक है ना, मतलब ये आउटर लेयर अब इसके जस्ट बगल में, तो बगल में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, लेयर। इनके बाद रखिए, समझ पा रहे हैं, इनके बाद यहाँ पे क्या होगी, एक लेयर होगी या एक फ्लूइड होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे क्या होगी, लेयर होगी। ये कैसी लेयर होगी, ध्यान देंगे, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोहाइल। क्या बोलते हैं, मीजोहाइल। ये मीजोहाइल क्या है सर, ये नॉन सेलुलर लेयर है। कैसी लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर। ठीक है, कैसी लेयर है ये, नॉन सेलुलर लेयर है, मीजोहाइल। जैसे आप लोग मिजोलिया का नाम सुने होंगे, तो मिजोलिया भी एक नॉन सेलुलर लेयर ही थी। जर्म लेयर 3 पढ़ा रहे थे, जहाँ पे हम डिप्लोब्लास्ट पढ़ाए थे, तो डिप्लोब्लास्ट में हम बता रहे थे कि एक क्या हो गई थी, एक जर्म लेयर गायब हो गई थी, मेसोडर्म, और इसके जगह पे आ गया था मिजोलिया। मिजोलिया क्या था, नॉन सेलुलर लेयर थी, हाँ या ना, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी एक लेयर क्रिएट होती है, और ये क्या है, मीजोहाइल है। ये मीजोहाइल कैसी है, एक नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, अब यहाँ के आगे समझिएगा, अंदर अंदर क्या होता है कि इन लेयर से जस्ट कनेक्टेड होती है। मैंने थोड़ा सा लेयर मोटी बनाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, ये बस बताना था मुझे कि यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होती है। ठीक है, मीजोहाइल। फिर इसके जस्ट बगल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं, कुछ स्पेशल सेल। यहाँ पे साइड में क्या होंगे, स्पेशल सेल। और ये जो लेयर बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म। ठीक है, गैस्ट्रोडर्म नाम देते हैं। और इन स्पेशल सेल का क्या नाम है, ये आपको पता है, काइनोसाइट, है ना। काइनोसाइट कैसे सेल हैं, फ्लैजेला वाले, है ना, फ्लैजेलेटेड सेल है कि नहीं है, कौन, ये जो काइनोसाइट है। अब ये जो बीच का जगह है, जो कि दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन बीच में जगह है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, वो बीच वाला जो जगह है वो क्या है, वही है स्पॉन्जोसेल। स्पॉन्जोसेल, ठीक है, ये है स्पॉन्जोसेल। क्लियर है, तो ये स्पॉन्जोसेल है। अब कहानी समझ में आ रही होगी कैसे चल रहा है। सबसे बाहर पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म के अंदर जो लेयर बन रही है वो है मेसोफिल। मेसोफिल के बाद जो स्पेशल सेल्स की लेयर बन रही है वो कौन सी है, तो वो है काइनोसाइट की लेयर। ठीक है ना, मतलब वो जो लेयर है उसको गैस्ट्रोडर्म बोलेंगे, इसके अंदर जो स्पेशल सेल होंगे उनको क्या बोलेंगे, काइनोसाइट। ठीक है, अब एक एक करके कहानी को जब आप पकड़ेंगे ना तो तब मजा आएगा आपको। अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, मीजोहाइल के अंदर अलग अलग टाइप की कहानियां हैं, अलग अलग टाइप की कहानियां। मतलब एक बात बताओ, ये सेल्स ऐसे ही जो दिख रहे हैं आपको, ये सेल ऐसे जो दिख रहे हैं, वो क्या अपने आप इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से रह पाएंगे, नहीं समझे। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के अंदर अगर रख भी दिया जाए तो क्या हमारी बॉडी इसी शेप में नजर आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर एक को हटा दिया जाए, सब रखेंगे तब तो सब आ जाएंगे, अगर एक को हटा दिया जाए तो हमारे बॉडी का शेप ये नहीं रहेगा, और वो है बोन्स, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हटा दूं मैं तो हमारी बॉडी का ये जो ढांचा है वो इस तरीके से नहीं रहेगा, यानी एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं बन पाएगी। समझ पा रहे हैं ना। तो मेनली यहाँ पे भी हमको क्या देना पड़ेगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड ऑर्गन देना पड़ेगा। जैसे रिजिड ऑर्गन बनाता कौन है, हमारा बोन्स रिजिड बनाता है हमारी बॉडी को, और हमारे जो शेप है, हमारा जो शेप है उसको फिक्स कर पाता है ना। तो वैसे ही इसके भी शेप को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शेप फिक्स होती है, हम देखते हैं, है ना। तो इसकी शेप को फिक्स कौन कर रहा होता है, ये जानना है हमको। तो इस पर ध्यान दीजिए,
तो जो ये मीजोहाइल है, इसी मीजोहाइल के अंदर आपको क्या बोलते हैं, चावल के दाने के बराबर रिजिड स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है। अलग अलग शेप के होंगे, कोई स्टार फॉर्म का होगा, कोई किसी फॉर्म का होगा, कोई किसी फॉर्म का होगा, समझ पा रहे ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सब के सब मेसोहाइल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सब स्टार से दिखा दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइकुलस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइकुलस। इसको हम लोग स्पाइकुलस बोलते हैं, ठीक है। ये स्पाइकुलस एक्चुअल में क्या होते हैं, तो ये हमारी जैसे बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं, वैसे ये हड्डियों का काम करते हैं, ताकि इस पूरे पॉरीफेरा को एक फिक्स शेप दे पाए, ठीक है। ये स्पाइकुलस मिलके किससे बने होते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बने होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बने होते हैं स्पाइकुलस। कैल्शियम कार्बोनेट आप भी समझ रहे हैं, कैल्शियम आया, कैल्शियम से कनेक्ट कर लो, ये बोन्स में पाए जाते हैं कैल्शियम, है ना, स्पेशली। तो वैसे ये बोन्स की तरीके से काम करते हैं, और इन सबको बांध के रखने का मतलब बांध के रखना भी पड़ेगा, फिक्स, मतलब ऐसे डाल देने से नहीं ना होगा। हमारी हड्डियाँ जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई है ना, आपस में कनेक्टेड है, तो वैसे ही इनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे पोर्शन को कनेक्ट किया जाता है फाइबर्स से। किससे, फाइबर्स से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो फाइबर्स जो होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, फाइबर्स से। ये और ये फाइबर्स बने होते हैं प्रोटीन के, है ना, ऐसे ऐसे धागे नुमा, समझ पा रहे ना, ऐसे ऐसे धागे नुमा, ऐसे धागे नुमा पूरा का पूरा क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फाइबर्स भी नजर आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और ये फाइबर्स क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, क्लियर है। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है। अब अगर मैं स्पाइकुलस और फाइबर्स दोनों को एक साथ बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, ये दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा होता है, किस चीज का निर्माण करता है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये अपने आप में एक सिस्टम है, यस और नो। ये एंडोस्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं कौन, स्पाइकुलस एंड फाइबर्स। स्पाइकुलस एंड फाइबर्स मिलके क्या करते हैं, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसके कारण ये पॉरीफेरा एक फिक्स शेप में रह सकता है, ठीक है। तो सबसे बाहर पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म के नीचे अगर देखेंगे तो जो खड़े वाले सेल हैं वो क्या है, पिनेकोसाइट, और जो पोर्स बनाते हैं पोरोसाइट, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में एक लेयर बनती है मेसोहाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, इस पूरे पॉरीफेरा को फिक्स शेप देने के लिए क्या मौजूद होते हैं, स्पाइकुलस एंड फाइबर्स, ठीक है। और ये दोनों मिलके एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर जस्ट बगल में जाएंगे तो गैस्ट्रोडर्म की लेयर होती है। गैस्ट्रोडर्म के अंदर कौन आते हैं, तो मेनली कौन आते हैं, काइनोसाइट आते हैं। ये एक स्पेशल सेल हैं फ्लैजेला वाले। और ध्यान से समझेंगे तो यही जो लोग होते हैं, यही जो काइनोसाइट वाले जो सेल होते हैं, यही क्या कर रहे होते हैं, पानी को ऊपर की ओर ढकेल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पानी क्यों आखिर ऊपर जाता है, इसका कारण समझ में आया। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि भैया ये काइनोसाइट के जो फ्लैजेला होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऊपर की ओर ढकेल रहे होते हैं। काइनोसाइट एक सेल है, ठीक है ना, क्या है ये, सेल है। तो इस सेल के पास क्या है, फ्लैजेला है, समझ पा रहे हैं। फ्लैजेला मतलब ऐसे पूंछ टाइप में निकली होती है ना। सेल की अपनी क्या होती है, यहाँ पे पूंछ टाइप में ऐसे निकली होती है। और ये एक्चुअल में ना मूव कर रहे होते हैं। फ्लैजेला क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये मूव करेगा, समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेनली ये जो फ्लैजेला होते हैं ये किधर की ओर मूव कर रहे थे, देखिए पानी अगर इधर से जा रहा है ऐसे, तो ये फ्लैजेला कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। तो एक्चुअल में वो किधर की ओर ढकेल रहा होगा पानी को, ऊपर की ओर, समझ पा रहे ना। ये जितने भी लोग हैं मिलके ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं, इसीलिए स्पॉन्जियोसेल के अंदर पानी रुक नहीं रहा है, वो कहाँ चला जा रहा है, ऊपर। किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू, है ना। ऑस्कुलम वो रास्ता है जिसके थ्रू ये जाएंगे, क्लियर है। और ऑस्टियम वो रास्ता है जिसके थ्रू ये आएंगे, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये हो रहा होता है अंदर,
अब इसमें देखिए कितनी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सबसे पहली बात तो पानी इधर से आया, देखिए स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में इससे बेटर दिया होगा, ये तो बस मैंने एक रफ पे भी इतना बेटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से पानी गया, पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर कौन बैठे हैं, अंदर बैठे हैं काइनोसाइट। अब काइनोसाइट देखिए सबसे पहला काम तो पानी को ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात समझना, ये जो पानी आएगा, ये जो पानी आएगा, इस पानी के अंदर होंगे छोटे छोटे फूड पार्टिकल। क्या होंगे, छोटे छोटे फूड पार्टिकल। यहीं पे सब क्लियर कर लेते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल। तो उन छोटे छोटे फूड पार्टिकल को ये क्या कर लेंगे, ये चिपका लेंगे। क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे। अभी कैसे चिपकाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे। चिपका लेने के बाद वो कहाँ लेके जाएंगे, अपने सेल के अंदर। फिर उस सेल के अंदर ले जाके फिर उसका क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे डाइजेशन के लिए कोई बाहर से कोई ट्यूब व्यूब नहीं आई होती है ना। माउस से लेके एनस तक की कहानी नहीं होती, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं है। तो ये डाइजेशन कहाँ करते हैं, सेल के अंदर। तो कैसा डाइजेशन होता है इनका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर डाइजेस्ट हो गया तो सीधी सीधी बात है, सेल के अंदर डाइजेस्ट करेंगे तो क्या निकालेंगे बाहर, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और एनर्जी अपनी बना लिए, ऐसे कर रहे होंगे। और दूसरी बात, ऑक्सीजन भी इंटेक करेंगे। पानी आ रहा है तो पानी के अंदर से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे ना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया और ऑक्सीजन ले लिया। ये कहानी चल रही है। तो रेस्पिरेशन भी कहाँ से हो रहा है, इसी पानी से हो रहा है, इसी पानी के थ्रू। देखिए ये पानी आ रहा है, इसी पानी के अंदर खाने के पार्टिकल हैं, उन खाने के पार्टिकल को चिपका के खाना भी खा लिया। इसी पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी ले लिया। और ध्यान देना एक और अच्छी बात, जब ये ऑक्सीजन इन्होंने ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रिएशन कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे, मतलब डाइजेस्ट करेंगे तो बहुत सारे वेस्टेज निकलेंगे। हम लोगों के बॉडी से नाइट्रोजीनियस बेस नाम का वेस्ट निकलता है ना। हमारी बॉडी कैसे, किस टाइप का वेस्ट निकालती है, नाइट्रोजीनियस बेस, है कि नहीं है। ये सब बातें आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़े होंगे, है ना, कि नाइट्रोजीनियस बेस हमारा, मतलब हमारा जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजीनियस बेस के फॉर्म में नहीं, एक्चुअल में अमोनिया के फॉर्म में निकाल रहे होते हैं वेस्ट। कैसा, अमोनिया के। तब देखो हो क्या रहा है, पानी आया, खाना लिया, खाना ले लिया, उस खाने को पचाया, पचाने के बाद उनको एटीपी बनाना होगा तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी जा रहा है, उसी से ऑक्सीजन भी ले लेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड आ रहा है, सब करवा रहा है, वही सब काम कौन करवा रहा है, पानी करवा रहा है। समझ पा रहे ना। और पानी में भी ये जो सिस्टम बना हुआ कैनाल सिस्टम, इसके थ्रू हो पा रहा है। समझ पा रहे, क्या है, ऑस्टियम, स्पॉन्जोसेलर, ऑस्कुलम, इनके थ्रू चल रहा है कि नहीं चल रहा क्रियाकलाप। पानी आया, खाना ले लिया, पानी आया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों काम हो गए। तो रेस्पिरेशन का भी हो गया, डाइजेशन की, फूड को भी कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स डाइजेशन के लिए भी अपना काम कर लिया, हो गया। तीसरी बात, अब एक्सक्रिएट करेंगे तो एक्सक्रिएट भी कहाँ करेंगे, इसी पानी के अंदर। अब थोड़ा सा फील करो, अगर मान लो ये एक्सक्रिएट करते थे, थोड़ा ध्यान देना, एक्सक्रिएट करते हैं और स्पॉन्जोसिल के अंदर एक्सक्रिएट करते हैं और ऑस्कुलम नहीं होता, दैट मीन्स पानी वहीं पे रुका रहता, तो ये पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता। और अगर ये रुका रहता तो इसका मतलब बाहर से पानी के आने के चांसेस है नहीं, तो ये पूरा का पूरा पानी खराब, क्योंकि इसके अंदर एक्सक्रिएट कर रहा है अमोनिया। अमोनिया इनके लिए हार्मफुल है, समझना ध्यान से। अब ये अमोनिया यहाँ पे जब रुक जाएगा, पानी हो जाएगा खराब, तो इससे ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, दैट मीन्स रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। समझ पा रहे ना। तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, नया पानी आएगा नहीं तो नया खाना भी नहीं आएगा, है कि नहीं है। तो अगर ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि पानी जाएगा फिर यहाँ रुक के फिर यहाँ से निकल जाएगा, दैट मीन्स ऐसे जाएगा यहाँ से होते हुए फिर बाहर चला गया, तो अगर ये सिस्टम नहीं रहा, कैनाल सिस्टम वाला व्यवस्था, तब इस कंडीशन में ये चारों काम नहीं हो पाएंगे इनके अंदर। खाने का, सर 3 का, खाने का, उसके अलावा रेस्पिरेशन का और एक्सक्रिएशन का, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों काम क्यों हो पा रहे हैं, ड्यू टू कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। या ये पानी से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, NH3 इसके अंदर दे देंगे, है ना, एक्सक्रिएट कर देंगे। और खाना जो आएगा तो खाने के पार्टिकल को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से कैनाल सिस्टम की मदद से ये तीनों काम कर पा रहे हैं, एक्सक्रिएशन का, रेस्पिरेशन का, फूड को कैप्चर करने का। क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब एक नई बात समझते हैं,
नई बात क्या समझते, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। ये जो मेसोहाइल होता है ना, देखिए सबसे ज़्यादा काम तो हमको नजर आ रहा है मेसोहाइल के अंदर, है ना। मेसोहाइल ये जो नॉन सेलुलर लेयर है, इस लेयर के अंदर एक्चुअल में कुछ सेल पार्टिकल भी नजर आएंगे। कैसे पार्टिकल? सेल पार्टिकल होंगे, ठीक है। इस नॉन सेलुलर लेयर के अंदर कुछ सेल पार्टिकल होंगे और उन सेल को हम लोग एमोबॉइड सेल बोलते हैं, क्योंकि अमीबा की तरीके से होते हैं। ये कैसे होते हैं? अमीबा की तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सेल है, यहाँ पे जगह ही नहीं है कहीं, ठीक है। ऐसे बना लो कि अमीबा के तरीके से यहाँ पे सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इनको हम बोलते हैं एमोबॉइड सेल, ठीक है। इसमें एक स्पेशल सेल आता है, उस स्पेशल सेल को हम नाम देते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल अभी आगे मैं बताऊंगा। अमीबॉइड सेल के अंदर कई सारे टाइप के सेल मिलेंगे आपको। मैंने बोला मेसोहाइल है, तो मेसोहाइल के अंदर क्या मिलेंगे आपको? कई अलग अलग टाइप के एमोबॉइड सेल मिलेंगे। एमोबॉइड सेल एक प्रकार के नहीं होंगे, कई सारे प्रकार के होंगे, हैं? हाँ, उनके अंदर भी कई सारे प्रकार होंगे, ठीक है। और उनमें से एक प्रकार है आपका आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट का आप उपयोग यहाँ पे नहीं समझोगे, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे समझोगे, ठीक है ना। कब समझोगे? रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तब। ये आर्कियोसाइट आपको पता होगा आर्के बैक्टीरिया से मिलता जुलता है ना। इसका नाम किससे मिलता जुलता नजर आ रहा है आपको? आर्के बैक्टीरिया। अच्छा, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आप जानते हो, थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमने बताया था कि आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं, है ना। उनको खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगहों पे रहते हैं। वैसे यहाँ भी ये बड़ा खतरनाक काम कर रहा होगा, ये भी सेल। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। जब ये पूरा का पूरा फ्लैजेला, सपोज कर लो पानी के अंदर कोई ऐसा केमिकल आ गया जिससे पानी के सभी जीव मर गए, फ्लैजेला भी मर जाएगा। सॉरी, फ्लैजेला मैं बोल रहा हूँ, पॉरीफेरा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी जो पूरी की पूरी सेल नजर आ रही है, पूरी की पूरी कहानी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें बचेगा कौन? आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट बच जाएगा, वो नहीं मरेगा। समझ पा रहे हैं? वो देखेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो सभी के सभी जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसके उस कंडीशन में भी आर्कियोसाइट क्या होगा? नहीं मरेगा। और जब सिचुएशन फिर फेवरेबल आएगी तो ये आर्कियोसाइट सेल पुनः एक नया पॉरीफेरा बना देगा। समझ पा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो रिप्रोडक्शन में बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हमारा जो पॉरीफेरा है वो फ्रेगमेंटेशन का रिप्रोडक्शन करता है। अभी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम समझा देते हैं। वैसे ही बात आ गई तो चारों क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि भाई कैनाल सिस्टम कैसे हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, वो भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी बातें क्लियर हो जाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक ही दो स्लाइड में हम जितना हो सके समझ लें। तो आर्कियोसाइट सेल क्या करते हैं? एक तो देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि पॉरीफेरा केवल एक तरीके से करेगा। आर्कियोसाइट सेल तब करेगा जब पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मल कंडीशन में अगर इनको करना है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जब गैमेट सेल की जरूरत नहीं पड़ती है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब गैमेट सेल की जरूरत पड़ती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेनली ये जो पॉरीफेरा होते हैं ये कैसे होते हैं? ये दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो तीन तरीके हो गए। एक तो इसके थ्रू, तो ये कब होगा? जब आफत विपत आएगी, है ना। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, नॉर्मल कंडीशन में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रहे होंगे। और तीसरा, मतलब दूसरा तो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन किसका पार्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और तीसरा जो पोर्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं तब। चलिए, तो मेनली हम रिप्रोडक्शन भी देख ही लेते हैं, क्योंकि जितना ये पीछे जाते जाएगा उतना ही क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो मेनली जो सबसे पहला रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है ना। फ्रेगमेंटेशन, या इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ठीक, अब असेक्सुअल के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें से ये क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि टुकड़ों से, है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े से कर रहा होता है। क्या हो गया? क्या करेगा?
फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में करेगा ये। मान लीजिए कोई भी पॉरीफेरा है, उस पॉरीफेरा का थोड़ा सा भाग या थोड़ा सा जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा अगर अलग हो गया, ठीक है, तो अलग होके फिर क्या करेगा, वो नया पॉरीफेरा बनाएगा, है ना। नहीं, छिपकली के अंदर मेनली इन्होंने एग्जांपल दिया छिपकली, तो फ्रेगमेंटेशन छिपकली करती है कि रीजनरेशन करती है? छिपकली के अंदर रीजनरेशन की पावर तगड़ी होती है ना, मेनली वो भी टुकड़ों से ही हो रहा होता है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। देखिए फ्रेगमेंटेशन का, जैसे हम लोग गन्ना उगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक टुकड़े को काट के ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, फिर वो नया पूरा का पूरा प्लांट बना देता है, पूरा का पूरा पेड़ बना देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही सेम कहानी यहाँ पे होती है ना। इसके टुकड़े को, मतलब ये जो पॉलीफेरा है, इस पॉलीफेरा का जब टुकड़ा हो जाता है तो वो टुकड़ा जब एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में आता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे उसके लिए क्या है, फेवरेबल है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक नया पॉलीफेरा बनाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में एकदम ईजी वे होता है, ठीक है ना, और आप जानते भी हो फ्रेगमेंटेशन का मतलब। अब आता है दूसरे नंबर पे, वो होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सबको पता है कि इसमें हमको क्या चाहिए, गैमेट सेल चाहिए, है ना, गैमेट सेल। बिना गैमेट सेल के तो काम नहीं चलेगा। अब गैमेट सेल भी दो होते हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में हमको कोई भी गैमेट सेल नहीं चाहिए, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल चाहिए, एक तो मेल एक तो फीमेल। अब आप जो आज तक जानते हो उससे थोड़ा सा एक नई चीज़ समझिए, आप जो आज तक जानते हो उससे थोड़ी सी नई चीज़ समझिएगा। मेनली होता क्या है कि आपको पता है कि जो मेल गैमेट सेल है वो कहाँ होता है, मेल बॉडी के अंदर होता है ना, और फीमेल गैमेट सेल कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना, यस नो, ये जानते हो आप। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ऐसा भी होता है कि एक ही बॉडी के अंदर, सिंगल बॉडी के अंदर दोनों पाए जाए। क्या जानते हैं, कहाँ देखा था आपने ऐसा, फ्लावर के अंदर, यस नो, फ्लावर के अंदर आपने ऐसा देखा होगा। तो सिंगल बॉडी के अंदर अगर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट पाए जा रहे हैं, दोनों गैमेट सेल पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं हेमरोफायोडाइट, ठीक है, हेमरोफायोडाइट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ऐसी बॉडी या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल अलग अलग ना हो, ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर हो, अलग अलग बॉडीज के अंदर ना हो, एक ही बॉडी के अंदर होगा, तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं हेमरोफायोडाइट, ठीक है ना, क्लियर है। अब समझना ध्यान से, जो शुरुआती जानवर थे, जैसे आप शुरुआती कहाँ से स्टार्ट होते, पॉरीफेरा से स्टार्ट होता है, तो पॉरीफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थिस तक आपको कैसे मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ऐसे ही, क्लियर है, दिख रहा है। अब मेनली थोड़ा सा और समझिएगा, होता क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर अलग अलग होता नहीं है, सेम होता है, और ये कहाँ तक रहेंगे, प्लैटीहेलमिन्थिस तक। एस हेलमिन्थिस से अलग अलग बॉडीज के अंदर अलग अलग गैमेट सेल आएंगे, यानी मेल के अंदर मेल वाला आएगा और फीमेल के अंदर फीमेल। तो अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो, इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेल है कि फीमेल, ये कहने का अर्थ है। पॉरीफेरा में आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि उनका गैमेट सेल एक ही बॉडी के अंदर है या ना। तो ये अलग अलग होते नहीं है, तो इसलिए आप मेल और फीमेल की पहचान नहीं करोगे, आप आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं रखोगे। कहाँ से स्टार्ट होता है, एस हेलमिन्थिस से। और ध्यान दो, एस हेलमिन्थिस में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे आया था कि ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। अगर मैंने आपको दिखाया होगा, अगर आपको नाम याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार पुनः वीडियो रिकैप करिए, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आगे एस हेलमिन्थिस पढ़ना ही है। उसके पहले से हम लोग फीमेल और मेल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एस हेलमिन्थिस से स्टार्ट हम लोग करते हैं मेल और फीमेल की, मेल एस्केरिया और फीमेल एस्केरिया, मैंने बोला था, है ना,
क्लियर है? तो हेम्रोफ्रोडाइट बोलेंगे, ओके, हेम्रोफ्रोडाइट बोलते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, अब समझिएगा इनमें होगा क्या। मेनली अगर हम पढ़े हैं तो ये पढ़े हैं कि भैया मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल अगर अलग अलग है तो यहाँ से जानते हैं फ्लावर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये बोला जाता है कि पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। फ्लावर के अंदर जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर जो क्या होते हैं मेल गैमेट सेल होते हैं, उनको कहाँ भेजना पड़ता है? पिस्टल के पास, है ना, पिस्टल के पास भेजते हैं कि क्या होता है? स्टिग्मा होता है, उसके बाद क्या होता है? स्टाइल होता है, फिर ओवरी में क्या होता है? फीमेल गैमेट सेल। तो हमें क्या करना पड़ता है? उस मेल गैमेट सेल को ओवरी के अंदर जो हमारा फीमेल गैमेट सेल है उस तक पहुंचाना पड़ता है, और कोई ना कोई उसको पहुंचाता है ना। अब ये दो तरीके से होता है कि ऐसा होता है कि सपोज कर लो कि मान लो जिस सेल का, मतलब जिस पुष्प का है, जिस फ्लावर का है, फ्लावर है ना, फ्लावर, तो इस फ्लावर के अंदर ये कैसा फ्लावर है? सपोज कर लो, देखो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका कैसा, जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, तो उसको, उस फ्लावर को हम क्या नाम देते हैं? मतलब मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल दोनों पाए जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको? बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब समझना ध्यान से, थोड़ा वहां से करेक्ट कर लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल दोनों मौजूद है, ठीक है। और अगर सिर्फ मान लो मेल गैमेट सेल मौजूद है तब उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, होगा क्या कि मेनली ये होता है कि मान लो ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है ना, और इस एंथर के अंदर क्या है? मेल गैमेट सेल है, और यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ऐसे सिंपल समझो, यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे सुराही मॉडल बनेगा, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इस ओवरी के अंदर अपना ही मेल गैमेट सेल जा रहा है, यानी अपने ही एंथर का मेल गैमेट सेल जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? यानी अपने ही करा ले रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़े, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं ना। और ये क्या होगा? ये आएगा और फीमेल गैमेट सेल के अंदर ऑलरेडी क्या, सॉरी, ओवरी के अंदर पहले से क्या मौजूद होंगे? फीमेल गैमेट सेल। क्या मौजूद होंगे? फीमेल गैमेट सेल। और ये फीमेल गैमेट सेल इस मेल गैमेट सेल के साथ क्या हो जाएंगे? फ्यूज होंगे, है ना। मेल गैमेट सेल फीमेल गैमेट सेल के साथ क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज्ड होंगे कि नहीं होंगे? दैट मीन्स जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। और अगर ये फर्टिलाइजेशन खुद से हो रही है, खुद के से हो रही है, तो दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर खुद के मेल गैमेट सेल से नहीं हो रही है, दूसरे के हो रही है, दैट मीन्स ये फ्लावर यहीं पे रहेगा, एक दूसरा फ्लावर किसी दूसरे जगह पे है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ओवरी है, ठीक है। तो अब इसका मेल गैमेट सेल इसके ओवरी में जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद वाले से हो रही है ना। यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का पोर्शन है, क्योंकि जो खुद का एंथर है वही दे रहा है ना। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लियर है। और जब दूसरे से हो रहा है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की भी मैं बात बता दूं, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे भी मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके का होता है। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है इंटर फर्टिलाइजेशन या इंट्रा फर्टिलाइजेशन। इंट्रा फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक इंट्रा फर्टिलाइजेशन और एक एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है इंट्रा फर्टिलाइजेशन और एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन का? ठीक है, देखिए मेनली क्या होता है, एक काम करें ना, इसको इंटरनल लिखिए, ज़्यादा बेटर है। इंटरनल और इसको एक्सटर्नल, तब ज़्यादा फील आएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर ही, और एक्सटर्नल मतलब बाहर। इसमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में
कि एक जगह होती है, ठीक है ना, एक पहले से क्या होता है, एक फिक्स प्लेस होता है, उस प्लेस में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, या सीधा बोलूँ इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, और फर्टिलाइजेशन के बाद नया मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हो रहा है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंथर के अंदर से मेल गैमेट सेल कहाँ जा रहा है, ओवरी, और ओवरी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फिक्स प्लेस है ना, है ना। अच्छा, ट्रैवलिंग किसकी होगी, मेल गैमेट सेल की, तो मेल गैमेट सेल ही आएगा यहाँ पे, है ना, चाहे फ्लावर हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो मेल गैमेट सेल आया ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट सेल है, फीमेल गैमेट सेल के साथ ये फ्यूज होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है, और कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर। ओवरी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, तो फ्लावर के अंदर ही कहानी चल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ पा रहे हैं? लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो फीमेल गैमेट सेल है वो अपना एक सेल बाहर रख देगी, और मेल गैमेट सेल वो भी अपना गैमेट सेल कहाँ रख देगा, बाहर, और फिर ये बाहर फ्यूज होंगे, यानी जो फर्टिलाइजेशन होगा, इनके मिलने की प्रक्रिया, देखिए मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। तो ये जुड़ते हैं जो, उन्हीं को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मेल गैमेट सेल फीमेल गैमेट सेल कहाँ मिल रहा है, बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आता है। फ्रॉग के अंदर ऐसे ही होता है, फ्रॉग जो होते हैं, फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ हो रहा होता है, पानी के अंदर हो रहा है। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है, अपना एक सेल बाहर की ओर सीक्रेट कर देती है, ठीक है, और मेल गैमेट जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना बाहर की ओर। अब ये दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर मिलेंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी, और वहाँ से पानी के अंदर एक नया मेढक यानी नया फ्रॉग पैदा होगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हो रहा है या किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हो रहा है, नहीं, तो अंदर नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब आपके मन में चल रहा होगा, चलिए ये सब छोड़िए, अभी सीधा सीधा बताइए इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसमें कैसा होता है। तो मेनली इसके अंदर भी कहानी कुछ अलग नहीं होती है, सेम कहानी होती है, ठीक है ना। कहानी कैसी होती है, सेम। कैसे सेम मतलब इन वालों जैसा होता है कि और दूसरों जैसा होता है, नहीं। तो इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिएगा, ठीक है। इसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, पहले से एक तो फीमेल गैमेट सेल होगा, है ना, फीमेल गैमेट सेल होगा, और इसके चारों ओर क्या होंगे, मेल गैमेट सेल, ठीक है, मेल गैमेट सेल, और फिर इनसे क्या करेगा, ये फ्यूज़ करके नया बना देगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दुविधा नहीं। फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये ऐसे है, फिर ऐसे पकड़ लो, यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या है आपका फीमेल, और इसके अगल बगल क्या है, मेल वाले, ठीक है। ये इनके साथ क्या कर देंगे, फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होके नया बना देंगे। इनमें बात ये समझ लीजिएगा कि इनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जैसा और लोगों के अंदर होता है। जैसे बाकी लोगों के अंदर वेरिएशंस आते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन के थ्रू वेरिएशन आते हैं, इनके अंदर वेरिएशन नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो होगा, बट क्या नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो फोटोकॉपी के अंदर कोई मिस्टेक आ गई तो ये वाला पोरिफेरा जो था पानी के अंदर रहने की क्षमता रखता था और पानी के बाहर ले जाओगे तो मर जाएगा, तो अगला वाला पोरिफेरा जो पैदा हुआ है वो पानी के बाहर उगेगा, है ना। ये वाला पोरिफेरा पानी के अंदर इतनी ही हाइट तक, मतलब समुद्र के आधे लंबाई तक था, अगला वाला पोरिफेरा बहुत लंबा होगा, ठीक है, पानी से सीधा झाड़ बना देगा, यानी पानी के अंदर से सीधा एक पेड़ बना देगा। तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी हो गई। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोल सकते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, जब खुद के सेल्स से हो रहा है। और क्रॉस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि इसके वाले कहाँ चले जाएं, पानी में, और पानी से पानी के थ्रू ये जाके कहाँ चले जाए, किसी दूसरे पोरिफेरा के फीमेल गैमेट सेल के पास, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस, ठीक है ना, इसको ये हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्लियर है। तो मेल किसको बोलेंगे, फीमेल किसको बोलेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। सर मेल फीमेल नहीं जानना था, ये जानना था कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन की बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सीधी सीधी बात फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ले दे के हमको रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि पोरिफेरा के अंदर हो कैसे रहा है, या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा सा जब यहाँ तक पहुँचे तो उसको भी ख़त्म ही कर देते हैं। किसको, अभी जस्ट हम लोगों ने नाम लिया था, याद बताइए कौन है वो, आर्कियोसाइट।
है ना। आर्कियोसाइट के थ्रू कैसे होता है, तो मेनली होता क्या है, उसमें ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता तो छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं। आप लोग बस सुनते जाएंगे कहानी को, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिएगा, मेनली होता क्या है कि आपको पता है कि ये जो बाहर वाला है वो क्या है, पिनाकोडर्म, है ना। इस पिनाकोडर्म के अंदर एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेसोहाइल, हो गया। और मेसोहाइल से बगल में सटे हुए क्या होता है, मैंने ऐसे करके थोड़ा सा बना देते हैं, ये पिनाकोडर्म है, फिर ये क्या है, मेसोहाइल है, और ये क्या है आपका गैस्ट्रोडर्म, है ना। सीधा सीधा लिख दिया गैस्ट्रोडर्म, क्लियर है। चलिए सर, गुड। अब यहाँ पे फ्लूइड होता है या नॉन सेलुलर लेयर होती है। इस नॉन सेलुलर लेयर के अंदर कैसे सेल्स पाए जाते हैं, एमेबॉइड सेल, यस और नो। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ऐसे अमीबा के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एमेबॉइड सेल, ठीक। अब ये जो एमेबॉइड सेल होते हैं, इनमें मैंने एक का नाम लिया है जिसका नाम है आर्कियोसाइट, है ना। अब ये आर्कियोसाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आर्कियोसाइट करते क्या है, मेनली क्या होता है कि जो आर्कियोसाइट सेल होते हैं वो जब देखते हैं कि क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो ये जो आर्कियोसाइट सेल है वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट के थ्रू, पार्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे तोड़ दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन के अंदर ये सेल टूट गया, और इन सेल्स के चारों ओर कवरिंग हो जाएगी, इन सेल्स के चारों ओर कवरिंग हो जाएगी। कवरिंग किसकी हो रही है ही क्या इनके पास, स्पाइकुलस, क्या है, स्पाइकुलस। स्पाइकुलस आके इसको घेर लेंगे बचाने के लिए, समझ पा रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर सबसे तगड़ा पार्ट क्या है, हमारा बोन्स, आया ना, समझ पा रहे हैं। तो स्पाइकुलस क्या करेंगे, यहाँ पे लेयरिंग कर लेंगे। लेयरिंग से होगा क्या कि ये जो आर्कियोसाइट सेल है टुकड़ों के अंदर है वो क्या होंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रोटेक्ट हो गए, फिर सारी कहानी खत्म हो गई, सभी पूरा का पूरा पॉरीफेरा खत्म हो गया। फिर ये जो आर्कियोसाइट के अंदर के जो टुकड़े हैं, जिसको हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग गैम्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैम्यूल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल बड, क्या बोल सकते हैं, इंटरनल बड और गैम्यूल, ठीक है। तो इस इंटरनल बड या गैम्यूल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया, हम लोग दैट मीन्स आर्कियोसाइट जो सेल होता है वो एक नया पॉरीफेरा बना देगा, ठीक है। तो नया पॉरीफेरा कैसे बना रहा है, इस तरीके से। ये आर्कियोसाइट सेल है, ये क्या होगा, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये टुकड़े इन टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैम्यूल या इंटरनल बड। ये इंटरनल बड या गैम्यूल जब एक क्या स्पेसिफिक या फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये पुनः बना देगा क्या, एक नया पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये जो मेन काम है यहाँ पे ये कर रहा है। तो तीसरे तरीके का है यहाँ पे वर्क, ठीक है। अब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सर कैनाल सिस्टम का रिप्रोडक्शन में क्या महत्व है। ये तो समझ में आ गया कि सब कैसे हो रहा है ना। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया ना कि आपका कैनाल सिस्टम, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ इसको। कैनाल सिस्टम का क्या वर्क है किसी के रिप्रोडक्शन में, तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम होता है ना। यही ना कन्फ्यूज़न आ रही है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था क्रॉस वाला, क्रॉस फर्टिलाइजेशन तब होगा जब क्या होगा, जब भाई एक पॉरीफेरा का जो मेल गैमेट सेल है ना, ये पॉरीफेरा है, इसका ये क्या है, ये फीमेल गैमेट सेल है, फीमेल गैमेट सेल, और ये क्या है, मेल गैमेट सेल, है ना। और ये दूसरा पॉरीफेरा है, ये क्या है, इसका फीमेल गैमेट सेल है ना। और ये क्या है, इसका मेल गैमेट सेल है। ध्यान देंगे। तो अगर मान लीजिए इस फीमेल गैमेट सेल के पास इस पॉरीफेरा का क्या आ रहा है, मेल गैमेट सेल, सॉरी इसके पास पहुंचाना है, ठीक है, इसके पास आ गया। और इसके पास आया तो आएगा कैसे भाई, सीधी सीधी बात है, वही कैनाल सिस्टम है कि नहीं है। पानी इधर से आया होगा,
उसने बहा लिया होगा किसको, मेल गैमेट सेल को, और मेल गैमेट सेल को बहा के पहले ये आया किस रास्ते होगा बताइए फटाफट, ऑस्टियम, ऑस्टियम के बाद स्पॉन्जोसेल, स्पॉन्जोसेल से होते हुए ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम मतलब बाहर निकल लिया, और फिर वो तैरते तैरते यानी तैराते तैराते इसके पास आ गया। भाई पानी अंदर जाएगा बाहर आएगा ही तो होगा, तो ये पानी जो यहाँ से निकला फिर वो इसके पास चला आ गया, और फिर ये जो मेल गैमेट सेल थे वो किसके पास चले गए, इसके फीमेल गैमेट के सेल के पास, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो गया, है कि नहीं है। तो एक्चुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन में कौन वर्क कर रहा होता है, कैनाल सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चारों काम समझ में आ गए। चार किस तरीके से मदद कर रहा है वो पॉरीफेरा की, पहला तो रेस्पिरेशन में, दूसरा, तीसरा, थोड़ा तेज बोलिए, हम नहीं बोल रहे ना, पहला फिर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, खत्म। ठीक है, क्लियर है। अब ले देखिए एक ही बात बची है, उसको भी खत्म कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा पॉरीफेरा अपना। वो क्या है सर, काइनोसाइट को अभी तक नहीं समझा हम लोगों ने, है ना। काइनोसाइट को भी से देख लिया जाए। चलिए काइनोसाइट को देखते हैं हम लोग। काइनोसाइट के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जहाँ से आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। देख पाएंगे आप, ये होता है काइनोसाइट, ठीक है, ठीक, ये काइनोसाइट है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए ये आगे क्या लिखा है, अमीबोसाइट लिखा है ना, अमीबोसाइट क्यों लिखा है वो आगे आप समझ पाएंगे अभी धीरे धीरे। मेनली ये है आपका काइनोसाइट। जस्ट आप थोड़ा सा देखिएगा इसका चेहरा कैसे होता है, मतलब ये फ्रंट साइड है कि बैक साइड है, पहले ये पकड़ना पड़ेगा। ये बैक साइड है मेनली हमारा। अगर मैं इस दीवार से देख रहा हूँ, इस साइड से देख रहा हूँ, तो मेरा जो चेहरा बनता है इसका कुछ इस तरीके से बनता है, ये सर नो, है ना। ये जो इमेज दी गई है वो ये वाली दी गई है इस वॉल की, है ना, कि इस तरीके से मतलब इधर होगा तो फिर इधर होगा, तो ये वाला चेहरा ये इस साइड का, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अमीबोसाइट आया, अमीबोसाइट क्या है, वही मीजोआइल के अंदर जो अमीबोसाइट यानी अमीबा वाले सेल रहते हैं, जो एमोवाइट सेल होते हैं उन्हीं को हम एमीबोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा काइनोसाइट। देखो ये काइनोसाइट किससे कनेक्टेड होता है, मीजोहाइल से। उसी मीजोहाइल के अंदर ये क्या है, अमीबोसाइट सेल है, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये काइनोसाइट है। इस काइनोसाइट की कहानी थोड़ा सा देखना कैसे होती है कहानी इसकी। तो इस काइनोसाइट के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको भी हम बता रहे हैं, इसको कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलर। इस कॉलर के अंदर ही पूरा का पूरा खेल हो रहा होता है, और यहाँ से देखो फ्लैजेला निकला है। तो मेनली ये कॉलर करता क्या, ये देखिएगा, ये जो कॉलर आपको दिख रहा है, ये जो फूड पार्टिकल है, पानी के मतलब पानी आएगा तो इस कॉलर के अंदर जाएगा, तो ये कॉलर क्या करेंगे, उस पानी के अंदर जो क्या होंगे, फूड पार्टिकल होंगे, उन फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे। चिपका लेने के बाद ये क्या करेंगे, ये अंदर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, फैगोसाइटोसिस बना है ना, यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे पोर्स और नजर आ रहे हैं काइनोसाइट के ऊपर। तो ये क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल। एक्चुअल में यही क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्व करके न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी न्यूट्रिएंट को खाने का काम कौन करता है, फैगोसाइटोसिस। इसका काम है भक्षण करना, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला हुआ है, फ्लैजेला। क्या है, फ्लैजेला। मेनली ये जो आपको कॉलर दिख रहा है, इस कॉलर पे म्यूकस टाइप का एक लेयर होता है, म्यूकस चिपचिपा होता है, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल को चिपकाने में हेल्प करता है। तो ये दिख रहा है ना कॉलर, यही है कॉलर। ये कॉलर क्या करता है, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, फूड पार्टिकल को चिपका लेता है, और चिपका के कहाँ भेज देता है, अंदर। अंदर कौन है, फैगोसाइटोसिस होगा, मतलब यहाँ पे अंदर फैगोसाइटोसिस होगा, खाने को लिया जाएगा, खाने को न्यूट्रिएंट के अंदर तोड़ा जाएगा, फिर बाकी को हटा दिया जाएगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। देखो फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ पोर्शन। फैगोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है। IS लगा है, वहां से भी पकड़ सकते हो। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ फैगोसाइटोसिस, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डाइजेशन का काम कर रहा है ये। इट इज अ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और ये छोटे छोटे पोर्स के अंदर ही हो रहा होगा, ये काइनोसाइट और ये अमीबोसाइट। तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा होगा, काइनोसाइटोसिस कैसे कर रहे होंगे काम, है ना। चलिए अच्छी बात है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, बस याद रखिएगा क्या होते हैं, कॉलर होते हैं। ठीक है, उनको माइक्रोबिलाई भी बोलते हैं। माइक्रोबिलाई जो काम क्या करते हैं, ऐसे अगर मैं बनाऊँ इसको, चलिए थोड़ा सा कॉलर बस समझा देता हूँ मैं। अब ऐसे ही राउंड में करके ही फिर आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर चलेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे एक राउंड और आएगा, ऐसे क्राउन टाइप में होगा। ठीक है, और नीचे क्या होगी, नीचे बॉडी होगी काइनोसाइट की। ठीक है, और उसके भी नीचे क्या होगा सर, मेसोहाइल। मेसोहाइल के अंदर कौन होगा, एमोबॉइड सेल, है ना। इसको एम्बियोसाइट बोलेंगे, एमीबोसाइट क्या बोलेंगे, एमीबोसाइट। क्लियर है, ये आपका क्या है, काइनोसाइट, वही बनाया है वो। ठीक है, ये आपका क्या है, एमीबोसाइट, एमीबोसाइट। ठीक है, क्लियर है। और ये है आपका पूरा का पूरा कॉलर। ये क्या है आपका कॉलर। ये जो आपको दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जिसको विलाई बोलते हैं। विलाई होता है ना, वैसे ये विलाई ही है। इस कॉलर को हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे इसको माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे, ये सब माइक्रोविलाई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब बिलाई के जैसा हो गया। और ये क्या है, छोटे पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे पोर्शन पे, इसलिए माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। बिलाई का काम ही क्या होता है, सिंपल काम होता है सर, न्यूट्रिएंट को चिपका के ब्लड के थ्रू भेज देना, है ना। अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वैसे ये भी करते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, म्यूकस लगे होते हैं। क्या लगा होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। क्या करता है, चिपकाने का। अब ये जब पानी आएगा तो पानी यहीं से अंदर जाएगा, सीधी सीधी बात है भाई। ये कहाँ मौजूद है, ये एक लेयर पे मौजूद है। सबसे नीचे से पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ से आएगा, सबसे पहले पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म के बाद कौन मिलेगा भाई, पिनेकोडर्म के बाद फिर आएगा सर मेसोहाइल। मेसोहाइल के जस्ट बाद काइनोसाइट ही तो आएंगे। और पानी ऐसे चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, या पीछे से आ सकता है पानी, ऐसे भी, यस सर नो। तो इधर से ही मेनली आपको नजर आएगा। पानी कैसे आएगा, ऐसे, इधर से पानी आया गया तो ऐसे आएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे आएगा। तो ये माइक्रोबिलाई जो दिख रहे हैं, यानी जो कॉलर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस होगा। ये म्यूकस उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, चिपका लेगा। चिपका लेने के बाद फिर पानी को भेज देगा आगे, जाओ पानी तुम। और यहाँ पे देखो फ्लैजिला निकला होगा, फ्लैजिला ये काम कर रहा होगा, पानी को हटा रहा होगा। जैसे नाव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पतवार, है ना, जो हैंडल ऐसे करके मारते हो, नॉर्मली क्या बोलते हैं, हत्था बोलते हैं उसको। खेत वेत के अंदर यूज किया जाता है हत्था। तो नाव के अंदर भी हत्था यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम पानी को हटा रहे होते हैं, है ना। तो वैसे ही फ्लैजिला हत्थे का काम करता है। ठीक है, पतवार बोलते हैं उसको। तो ये पतवार का काम करता है, पानी को हटा रहा होता है वहाँ से। तो पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, मेनली बात समझ में आ गई ना, कि देखिए यहाँ पे माइक्रोबिलाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोबिलाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट को चिपका लेता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट काइनोसाइट का भी। कोई और डाउट हो तो बताइए। पॉरीफेरा आपका लगभग खत्म है। एक्सक्रिएशन कैसे होता है समझ में आ गया आपको, हाँ या ना। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन, सब कुछ समझ में आ गया लगभग। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात लिख लीजिएगा, सब चीज़ तो होती है इनके पास, बट न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। या डायरेक्ट लिखो, नो न्यूरॉन्स प्रेजेंट, है ना, नो न्यूरॉन्स प्रेजेंट। इसके पास यही नहीं होता है। अब न्यूरॉन्स नहीं है तो नर्वस सिस्टम नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन से ही बनेगा ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। भाई ब्रेन से कनेक्टेड होगा स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सब कहानी बनी नहीं पाएगी इसके अंदर। ठीक है, मेनली बॉडी के अंदर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सबसे पहले खाना चाहिए भाई, कोई भी अगर लिविंग है। दूसरा पानी चाहिए उसको, पानी तो पानी हटाओ यार, खाना मिल गया, वहीं से पानी वानी सब हो गया। ठीक है, खाना मिल गया। दूसरा सांस चाहिए। तीसरा एक्सक्रिएट करने का सिस्टम चाहिए। चौथा सर्कुलेट करने का सिस्टम चाहिए। तो इनके अंदर सर्कुलेशन का क्या ऑप्शन है,
सर्कुलेशन इनके अंदर कैसे हो रहा है, तो सर्कुलेशन हो कैसे कर रहा है भाई, सर्कुलेट तो यही लोग कर ले रहे हैं सर, सब आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को दे रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। चौथी 4 बातें हो गई, पांचवी बात नहीं, चौथी बात तो नहीं हुई, नहीं 4 बातें हो गई, पांचवी बात सुनो, रिप्रोडक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, और छठी बात नर्वस सिस्टम, समझ पा रहे हैं, मतलब कमांड करने की बात आ रही है भाई, 6 बातें होती हैं। फिर से समझना, डाइजेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, दूसरा खाने को तोड़ना एटीपी के अंदर तो ऑक्सीजन चाहिए, तो रेस्पिरेशन, तीसरी बात सब कुछ हो रहा है तो इन चीज़ों को दौड़ाने के लिए सर्कुलेशन चाहिए, दैट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम, खाना वाना खाएंगे सब तो वेस्टेज निकलेगा, तो एक्सक्रिएट करने वाला सिस्टम चाहिए, एक्सक्रिएशन। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, अपने जैसा और बना पाए तो रिप्रोडक्शन, और इन सबको कमांड करना है तो क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स न्यूरॉन्स चाहिए, और न्यूरॉन्स है ही नहीं, ठीक है ना, फिर भी सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ले दे के हम लोगों ने पॉरीफेरा आज क्या कर दिया, खत्म कर दिया, पॉरीफेरा के बारे में आप लोगों ने जान भी लिया, ठीक है। अगर जो भी बातें बचती हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच एमर्स।